नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज हम आखिरी निबंध पढ़ेंगे, अशोक के फूल, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और आप सभी लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, रहे होंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे। तो रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी जी के बारे में आप लोग को कुछ मालूम नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। द्विवेदी जी के नाम से ही एक युग नामित है, द्विवेदी युग, जो कि हिंदी साहित्य के एक काफी महत्वपूर्ण जो टोटल समय हिंदी साहित्य का रहा, वहाँ पे काफी महत्वपूर्ण समय हम मान सकते हैं रचना के हिसाब से। तो आगे चलते हैं, देखिए। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन का एक अद्भुत समन्वय है। जहां आपकी परीक्षा की दृष्टि से इस निबंध का विस्तृत अ, सारांश, लेखक परिचय और उनकी प्रमुख रचना का विवरण नीचे नीचे दिया गया है। लेखक परिचय में देखिए, एक मूर्धन्य निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार थे। बहुआयामी था उनका व्यक्तित्व, काफी काम करते थे। उनके साहित्य में इतिहास, पुरातत्व और ज्योतिष दर्शन का संगम वहां पे मिलता है। जन्म और मृत्यु 1907 और मृत्यु 1979। आगे चलते हैं, साहित्यिक विशेषता देखिए। निबंधों में जहां एक और संस्कृत ग्रंथों की सुयुक्तियां थी, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर, कबीर और तुलसी जैसे कवियों की वाणी का प्रभाव भी उनमें झलकता था। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के अनुसार वे बहुत बहुश्रुत और कथा कौतिकी थे, जो किसी एक विषय को लेकर विचारों की अनगिनत धाराएं छोड़ने में माहिर थे। उनकी एक बात से आप काफी रूप से आप सोच में पड़ेंगे कि ये किस रूप से बात करके गए हैं। आगे चलते हैं, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उनके बारे में, उतना आप ज्यादा जान सकेंगे। भाषा काफी शुद्ध थी, परिमार्जित और प्रौढ़ खड़ी बोली थी। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी में प्रचारित शब्दों को सहज रूप से प्रयोग किया था। विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक, ये उनकी शैलियां थी। निबंध संग्रह में हम देखते हैं अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क। उपन्यास में उनकी काफी प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्टी की आत्मकथा, पुनर्भवा, चारु, चंद्रलेख, अनामदास का पोथा और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी काफी इम्पोर्टेंट। मैं इसीलिए आपको कभी बच्चे यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले ओस्टेट एग्जाम में काफी भीतर से क्वेश्चन आया था और कभी लेखक के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। इसी कारण आपको हमेशा सेफ रह के चलना है। देखिए, अशोक के फूल का वैभव और उपेक्षा। लेखक कहते हैं कि अशोक के वृक्ष में फिर से फूल आ गए। ये लाल लाल पुष्पों के गुच्छे अत्यंत मनोहर है। कंदर्प देवता ने अपने तर्कस में जिन 5 प्रमुख पुष्पों की स्थान दिया है, पुष्पों को स्थान दिया है, वहां पे अशोक भी पाया जाता है। किसने? कंदर्प देवता या फिर कामदेव ने। कालिदास के समय में इस फूल का बहुत सम्मान था और इसे साहित्य में बहुत उच्च स्थान प्राप्त था, लेकिन आज ये उपेक्षित और अनादृत है, जैसे कि हमारा सभ्यता। लेखक इस उपेक्षा को देखकर उदास हो जाते हैं। आगे चलते हैं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। भारतीय साहित्य में अशोक का प्रवेश और निर्गम दोनों ही बहुत नाटकीय है। कालिदास के काव्यों में ये फूल अपनी पूरी गरिमा, पवित्रता और सुकुमारता के साथ उपस्थित था। याद रखिए, एक क्वेश्चन ऑस्टेट में पूछा गया है, कालिदास ने अपने काव्यों में किन फूलों को, किस पुष्प को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की सल्तनत स्थापित हुई, ये मनोहर पुष्प को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। लेखक के अनुसार अशोक की यह उपेक्षा असल में हमारे प्राचीन संस्कृति के विस्मरण का प्रतीक है। आगे चलते हैं, गंधर्वों और यक्षों की देन। द्विवेदी जी के अनुसार अशोक का फूल और उसकी पूजा भारतीय परंपरा में आर्यतर, जो आर्य नहीं थे, मतलब जिनको आर्य हम नहीं बोलते, उन जातियों जैसे यक्षों और गंधर्वों की देन है। अशोक के फूल और उसकी पूजा। प्राचीन साहित्य में यक्षों और गंधर्वों को विलासी और समृद्ध माना गया था, जो पहाड़ों और वनों में निवास करते थे, अशोक के वृक्ष की पूजा भी करते थे और उसी के पूजा को वास्तव में उसके अधिष्ठाता देवता कंदर्प देवता की पूजा के रूप में भी वो मानते थे। और उसी को वे लोग मदनोत्सव भी कहते थे। मदनोत्सव का वर्णन। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण और मालविकाग्निमित्र जैसे ग्रंथों में इस उत्सव का बहुत सुंदर वर्णन किया गया। देखिए, सरस्वती कंठाभरण और मालविकाग्निमित्र,
यहाँ पे अशोक के फूल और मदनोत्सव का काफ़ी अच्छा वर्णन किया गया है। ये उत्सव चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछ सकता है ये आपके लिए क्वेश्चन। इसमें सुंदरियों वहाँ पे मनाए जाते हैं, इस दिन में मनाया जाता है। इसमें सुंदरियाँ अपने नुपुर वाले कोमल चरणों के मृदु आघात से अशोक को पुष्पित करती थी। उस समय का वातावरण अत्यंत मादक और उल्लासपूर्ण हो जाता था। आगे चलते हैं। दुनिया का स्वार्थ और परिवर्तन। लेखक का एक कड़वा सत्य व्यक्त करते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। वो केवल उतना ही याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, और बाकी सब कूड़े की तरह फेंक दिया जाता है। अशोक से शायद दुनिया का स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, इसीलिए उसे भुला दिया गया। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट उक्ति हो गया है। लेकिन कहते हैं कि हमारा समाज और संस्कृति निरंतर बदल रहा है, जिसे हम आज शुद्ध संस्कृति कहते हैं, और उसमें भी न जाने कितनी मिलावट है, क्योंकि लोग काफी है मिलावट करने के लिए, हमारे संस्कृति को नष्ट करने के लिए काफी प्रयास करते रहते हैं, प्रयास कर भी रहे हैं। याद रखिए, हमारा संस्कृति सबसे पुराना संस्कृति है। काफी लोग, आप लोग अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप और आपके जो आगे आने वाली पीढ़ी है, आप जितने शांति से रह रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि वो लोग उतने शांति से रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी संसार में और समाज में बहुत सारे विद्रोह चल रहे हैं, खास करके हिंदू धर्म के ऊपर। मैं किसी धर्म को सपोर्ट करने वाला बात नहीं कर रहा हूँ, जो चल रहा है वही मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। हमारे सभ्यता को काफी ठेस पहुंचाया जा रहा है, हमारे सभ्यता को भूल करके बताया जा रहा है, इतने तक कि वेद पुराण के भी मिलावट वाले जो ट्रांसलेशन अभी आ रहे हैं, और उसी को पढ़ा के लोगों को भ्रमित करवा रहे हैं। मतलब हमारे पुराणों को भूल रूप से समझा कर लोगों को, हम ही लोगों को हमारे संस्कृति के विरुद्ध भड़का रहे हैं लोग, ऐसा भी चल रहा है। इसीलिए सतर्क रहे हमेशा। आगे चलते हैं। मनुष्य की जीवनी शक्ति और जिजीविषा। द्विवेदी जी के अनुसार मनुष्य की जीवनी शक्ति अत्यंत निर्गम नहीं निर्मम है। वो सभ्यता और संस्कृति के पुराने मोह को रोंदती हुई आगे बढ़ती जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट उक्ति है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, सब कुछ बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। केवल मनुष्य की अबाधित जिजीविषा ही शुद्ध है, बाकी सब मिलावट है। यही है जो मनुष्य को समाज में जीवित रखता है। आगे चलते हैं। निष्कर्ष। अशोक आज भी मौज में है। अंत में लेखक कहते हैं कि अशोक का वृक्ष आज भी मस्ती में है। वृक्ष तो आज भी मस्ती में, वृक्ष हमेशा फूल देगा। जिसमें वो 2000 वर्ष पहले था, जैसे वो 2000 पहले था, वो बदला नहीं है, बल्कि मनुष्य की मनोवृत्ति बदल गई, क्योंकि स्वार्थ साधन नहीं हुआ कुछ भी अशोक के फूल से, तो उसे भुला दिया गया। लेकिन हमारे संस्कृति, प्राचीन संस्कृति में उसका कई महत्व है। लेखक का मानना है कि उदास होना बेकार है। यदि हम पुराने चित्त से अशोक को देखेंगे तो दुखी होंगे, लेकिन यदि हम उसे जीवन के अंग के रूप में देखेंगे तो उसकी मस्ती हमें भी आनंदित करें, जरूर करें। तो ये था। हमेशा अपने सभ्यता को बजाय रखें, हमेशा अपने सभ्यता, अपने पुराण, अपने मूल रूप को, अपने रूट को हमेशा पहचान। ये मेरे एक शिक्षक होने के नाते आप सभी लोगों को विनती है, प्रार्थना है। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप सभी लोग देखते हैं, कहीं पे भी देखें, हमेशा कुछ भी देख के विश्वास करने से पहले उसको निरीक्षण करें कि ये कितना सच है, कितना झूठ है। और आप जो जानते हैं उसी पे विश्वास करें, जो देख रहे हैं उस पे अचानक से विश्वास ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वेट करके बैठे हैं, इंतजार करके बैठे हुए हैं कि आपको वो कैसे अपने संस्कृति से, सभ्यता सभ्यता से बेजोड़ कराए। बेजोड़ मतलब आपको उखाड़ ले संस्कृति से, यही उनका नियम है। तो इतने में रहता हूँ। धन्यवाद सभी को, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलता हूँ इसका जो एमसीक्यू पार्ट के साथ।